So it's related to question number 12 and this is based upon the case study on the Altman Z score. Altman Z score. So the question over here it says which of the following related to Altman's Z score is not true. तो हमने बताना Altman Z score से related कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पर correctly mentioned नहीं है. It says it forecasts the probability of a company entering bankruptcy within a 6 months period. Z score formula is given over there. If Z score is ranging from 1.2 to 3, it means gray area and can be declared bankrupt or all of the above. We need to know that which of the following is the right answer and which one is not. So kindly please do answer at the earliest. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए. Kindly please do post the answer at the earliest over here. Question number 12. Please do mention the question numbers along with it so that I could identify कि आपने कौन से question का आंसर किया है particularly. Question number 12 it is. तो यहाँ पर जो आंसर है that is option D. यहाँ पर जो आंसर है that is option D. Why answer is option D over here? Why it is option D is the answer over here? Because यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि पहली चीज़ कही है कि it forecasts the probability of a company entering bankruptcy. बिल्कुल सही है कि बैंक्रप्सी में जो कंपनी एंटर होने वाली है उसके बारे में बताता है, लेकिन नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. जो अगले 12 महीने में बैंक्रप्ट होने वाली है उसके बारे में बताता है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई. ऑप्शन बी इट सेज जेड स्कोर फॉर्मूला इज गिवन टू बी 1.2a प्लस 1.6b 3.33 0.6d प्लस 1e. जबकि जो सही फार्मूला है वो फार्मूला क्या बेसिकली, अगर मैं जेड स्कोर के फॉर्मूला की यहाँ पर बात करता हूँ, that formula is 1.2a plus 1.4b, not 1.6b, it is 1.4b plus 3.3c plus 0.6d plus 1e. That is the formula related to it. And यहाँ पर आंसर जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा. And what after it? It says कि if z score is ranging from 1.2 to 3, अगर जो z score है वो 1.2 से 3 के बीच में रहता है तो उसके केस में वो ग्रे एरिया माना जाएगा एंड उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जा सकता है. तो अगर तो 0.18 के बीच में रहता है, 0 to 1.8 के बीच में रहता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर बैंकरप्सी हो सकती है. ओके अगर जो आपका जेड स्कोर है अगर उसकी रेंज 1.8 से लेकर के 3 तक है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन डिक्लेयर इट टू बी ग्रे एरिया एंड यहाँ पर उसे इन फ्यूचर किया जा सकता है डिक्लेयर बैंकरप्ट. ओके लेकिन होने के चांसेस जो हैं दोज आर लिमिटेड. ऑप्शन सी जो है दैट इज अबव 3, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू अबव 3. जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिएगा कि अबव 3 के केस में क्या सिनेरियो रहेगा. व्हाट विल बी द सिनेरियो ओवर देयर इन केस ऑफ जेड स्कोर इज अबव 3. तो अगर जेड स्कोर जो है वो 3 से ज़्यादा रहता है उसके केस में नो बैंकरप्सी, कि वहाँ पर बैंकरप्सी के कोई भी चांसेस नहीं होंगे. तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. इट सेज ऑल्टमैन जेड स्कोर इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज. वी नीड टू सिलेक्ट द रॉन्ग वन. तो ऑल्टमैन जेड स्कोर में हम जेड स्कोर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ए बी सी डी ई लिखे हैं ना, हमने ए बी सी डी ई लिखे हैं, ये बेसिकली 5 रेशियोज हैं. दीज आर द 5 रेशियोज. इनकी अपनी अपनी वेटेज है, उसके हिसाब से ये जेड स्कोर निकलता है एंड दैट वी बेसिकली नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें यहाँ पर बैंकरप्सी होने वाली है या नहीं होने वाली है. इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. ओके तो यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो रेशियो बताई गई है दैट इज बेसिकली नॉट यूज्ड इन द ऑल्टमैन जेड स्कोर, जो कि ऑल्टमैन जेड स्कोर में जिसका इस्तेमाल नहीं होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए के बारे में रिलेटेड टू ए. ठीक है वो क्या होती है, ए इज बेसिकली वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. यानी कि जो मेरे टोटल एसेट्स हैं उसमें से मेरे पास उतना पैसा क्या है जो मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है. सो दैट इज बेसिकली वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दैट इज रिलेटेड टू ए ओवर हियर. एंड फॉर द बी जो है वो क्या है, यहाँ पर जो बी रेशियो है दैट इज बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. जो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जो पैसा इकट्ठा किया है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, उसके बारे में जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया, क्योंकि अगर मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा है तो मैं उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो भी बढ़िया है. जो थर्ड रेशियो होती है दैट इज रिलेटेड टू सी, जो कि सी से रिलेटेड है, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है,
वो रिलेटेड है EBIT से रिलेटेड, वो है रिलेटेड विद द EBIT। जो सी है डेट इज रिलेटेड विद EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स ओवर दिया। तो जो थर्ड है वो उससे डील करती है, EBIT के साथ डील करती है। जो फोर्थ वन है, जो फोर्थ है डी जो है, दैट इज बेसिकली वन जिसमें डिनोमिनेटर में लाइबिलिटी रहता है, अदरवाइज सभी में टोटल एसेट्स रहता है। अभी तक देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट। ऐसे ही जब हम डी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज आता है। उसके केस में रहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो भी हमारे पास इक्विटी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय द टोटल लाइबिलिटीज, डिवाइडेड बाय द टोटल लाइबिलिटीज। ये तो जितना कम उतना बेटर है। एंड ऑप्शन ई जो हमारे पास ई जो रहता है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल्स को हम देखते हैं कि हम अपने टोटल एसेट्स के अगेंस्ट कितनी सेल्स कर पा रहे हैं, यानी कि जो सेल्स है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दैट वुड बी रिलेटेड टू इट। वो यहाँ पर रहेगा ABCDE। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा वर्किंग कैपिटल वाला सही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला जो है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज होएगा, एसेट्स नहीं होएगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू डी, ये डी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दैट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड क्वेश्चन 13 का सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया है दैट हैज बीन पोस्टेड बाय अरुण पाटिल। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, now let's move further. It says calculate the Altman Z score for the firm XYZ Limited having the following data. तो हमें डाटा ऑलरेडी बताया गया है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द Altman Z score, एंड हमने यहाँ पर Altman Z score को कैलकुलेट करना है इस केस में पर्टिकुलरली। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो रेशियोज हैं उन्हें कैलकुलेट करना है। जो रेशियोज हमने पीछे अभी देखी थी उन्हीं के बारे में, उनको अभी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट सभी चीज़ आपको दी गई हैं। तो अगर मैं ए की बात करता हूँ, व्हाट वुड बी द कैलकुलेशन रिलेटेड टू ए। जो ए था डेट वाज वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी है, 5 लाख की है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे पास, 20 लाख के हैं। सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 20, इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इट इज़ 0.25। एंड अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी वॉज रिलेटेड टू बेसिकली व्हाट रेशो, बी जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, यहाँ पर कौन सी रेशो से रिलेटेड था, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रिटेन्ड अर्निंग्स भी यहाँ पर गिवन है, ये रहा 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, सो 0.5। फर्दर सी की बात करते हैं। सी जो हमारे पास यहाँ पर था डेट वाज रिलेटेड टू EBIT, वो EBIT से रिलेटेड था, बिल्कुल डेट वाज रिलेटेड टू EBIT। जो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। EBIT जो है वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर दिया गया 5 लाख, 5 डिवाइडेड बाय 20 अगेन इट इज़ 0.25। ऑप्शन डी जो था इसमें देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास डिनोमिनेटर में टोटल लाइबिलिटीज़ था, मेरे पास डिनोमिनेटर में टोटल लाइबिलिटी था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी थी, मार्केट वैल्यू जो थी इक्विटी की वो डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़। तो मार्केट वैल्यू क्या मेरे पास इक्विटी की, दैट इज़ गिवन टू बी 30 लैक्स। तो 30 डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी क्या मेरे पास, टोटल लाइबिलिटीज़ आर 10 लैक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3, 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3। एंड ई जो है डेट वाज रिलेटेड टू व्हाट, जो रेशियो ई है यहाँ पर डेट वाज रिलेटेड टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट्स के ऊपर कितनी सेल्स कर रहे हैं उसके बारे में। सेल्स यहाँ पर कितनी दी गई हैं, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम करेंगे। हम यहाँ पर सेल जो है उसे मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर सेल्स को यहाँ पर एज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशंस करनी है। लेट्स एज्यूम कि जो सेल्स है मेरे पास यहाँ पर वो 10 लाख है। लेट्स एज्यूम कि जो सेल्स है वो यहाँ पर 10 लाख है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, इट्स मिसिंग इन द क्वेश्चन ओवर हियर, लेट मी मेंशन इट ओवर हियर बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 10 लाख की आपके पास क्या है, सेल है, कि 10 लाख की मेरे पास यहाँ पर सेल्स हैं। तो इट विल बी बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मेरे पास कितने 20 हैं, टोटल एसेट्स
मेरे पास कितने 20 हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज इक्वल टू 0.5। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगी। ओके, अभी हमने क्या करना है, अब इनकी वेटेज के हिसाब से इनको ऐड कर देना है। बिल्कुल यही करते हैं ना। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था, डेट वॉज बेसिकली, पहले तो ए बी सी डी लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये लिख दिया। अब लिखना है 1.2 प्लस 1.4 एंड उसके बाद क्या लिखना है 3.3 सी के साथ रहेगा 3.3। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, लेट मी शो टू, ये 3.3 रहेगा, डी रहेगा 0.6 एंड फर्दर ई रहेगा हमारे पास यहाँ पर 1। ओके, तो 1.2 ए क्या रहेगा यहाँ पर, डेट विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 0.25 इंटू 0.25, बी जो है डेट इज 1.4 इंटू 0.5 प्लस 3.3 जो है मल्टीप्लाइड बाय 0.25 प्लस जो हमारे पास डी है डेट इज 0.6 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 1 इंटू ई रहेगा, यानी कि 1 इंटू 0.5 रहेगा। ओके, तो इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है यहाँ पर एंड फटाफट से इसका आंसर जो है वो पोस्ट कर दीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर पोस्ट कर दीजिए, यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला उसको पोस्ट कर दीजिए यहाँ पर फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1.2 इंटू 0.25 डेट इज इक्वल टू 0.3 डेट इज इक्वल टू 0.3 प्लस 1.4 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 0.7 प्लस 3.3 इंटू 0.25 डेट इज इक्वल टू 0.825 प्लस 0.6 इंटू 3 डेट इज 1.8 in plus 0.5, so 0.5 so it will be 0.3 plus 0.7 plus 0.825 plus 1.8 plus 0.5 that is equal to 4.125। तो यहाँ पर आंसर क्या रहा है, यहाँ पर that is equal to 4.125 over here। The answer over here is option C, that is 4.125 एंड सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया है अनीता प्रजापति जी ने। ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। तो 4.125 मेरे पास जेड स्कोर की वैल्यू, यहाँ पर ऑल्टमैन जेड की वैल्यू है, ठीक है, नॉट जेड स्कोर, इट इज बेसिकली ऑल्टमैन जेड स्कोर। नाउ इट सेज एज पर द अबव केस स्टेट द इंसॉल्वेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोबेबिलिटी क्या है कंपनी की। इन फ्यूचर बैंक्रप्सी, firm is financially strong, firm could go to distress zone, it cannot be determined, which of the following would be the right answer। क्वेश्चन नंबर 15 over here। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर पोस्ट कीजिएगा, which of the following is the right answer in this particular regard। क्वेश्चन नंबर 15 इट इज। तो फर्म यहाँ पर फाइनेंशियली क्या है, स्ट्रांग है। फर्म क्या है यहाँ पर, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बिकॉज उसके पास यहाँ पर क्या है 3.3 से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो जेड स्कोर है ना वो बेसिकली ज़्यादा है 3 से, नॉट 3.3, 3 से ज़्यादा है। ओके, तो रेंज याद रखनी है, उसी के हिसाब से मार्क कर पाएंगे। 0 to 1.8 के बीच में तो बैंकरप्सी होगी ही होगी, तो बैंकरप्सी होगी ही होगी। ओके, अगर रेंज 1.8 से 3 के बीच में है, रेंज जो है 1.8 से 3 के बीच में है, तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। हम ये कह सकते हैं ये ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया है एंड ये डिस्ट्रेस जोन में जा सकती है। ओके, एंड इफ इट इज़ अबव 3, उसके केस में फाइनेंशियल जो है स्ट्रांग है एंड देयर आर नो चांसेस की कंपनी जो है यहाँ पर वो बैंकरप्ट होगी। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ पर। ओके, डेट वॉज रिलेटेड टू ऑल्टमैन जेड स्कोर केस स्टडी। आई होप कि आपको इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।